आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एचसीएस की टेस्ट सीरीज। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द स्पेशल पर्पस टिलेज प्रोसेस। हाँ जी बताइए, निम्न में से कौन कौन से विशेष उद्देश्यों के लिए किए जाने वाली जुताई है। ऑप्शंस आर ऑफ सीजन टिलेज, ब्लाइंड टिलेज, प्राइमरी टिलेज और ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ब्लाइंड टिलेज। ब्लाइंड टिलेज जो है वो एग्जांपल है स्पेशल पर्पस टिलेज प्रोसेस का। जो स्पेशल पर्पस टिलेज प्रोसेस है वो क्या होता है? वो जैसे कि नेम से ही इंडिकेट हो रहा है, कुछ स्पेशल पर्पस के लिए जिसे किया जाता है, जिस टिलेज ऑपरेशन को किया जाता है कुछ स्पेशल पर्पस सर्व करने के लिए, उसे स्पेशल पर्पस टिलेज बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल है सब सॉइलिंग, लेवलिंग, क्लीन टिलेज, ब्लाइंड टिलेज, वेट टिलेज और जीरो टिलेज। तो ऑप्शन में आपके पास था ब्लाइंड टिलेज, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ब्लाइंड टिलेज। बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है ऑक्सीजन कैन, ऑक्सीजन को जो है लिक्विफाइड स्टेट में कब किया जा सकता है, उसको लिक्विड करने के लिए क्या करना होगा? बी लिक्विफाइड अंडर प्रेशर, प्रेशर के अंडर उसे लिक्विफाइड किया जा सकता है। बी लिक्विफाइड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लिक्विफाई किया जा सकता है। नॉट बी लिक्विफाइड एट ऑल, लिक्विफाई किया ही नहीं जा सकता। और नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन को लिक्विफाइड किया जा सकता है अंडर प्रेशर। ए इज द राइट आंसर। किसी भी गैस को अगर चेंज करना हो, वी कैन चेंज अ गैस इनटू लिक्विड बाय चेंजिंग द प्रेशर। प्रेशर को चेंज करके जो है उसको लिक्विड में चेंज किया जा सकता है। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, डैश आर फॉर्म्ड व्हेन वाटर कंबाइंड विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड। जब पानी जो है वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है, क्या बनता है? तब बनता है एसिड। अम्ल तब बनते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ एसिड बनाने के लिए, जिसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है एसिडिक सॉल्यूशन। उससे क्या बन जाता है? एसिडिक सॉल्यूशन बन जाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है हॉट स्प्रिंग के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो हॉट स्प्रिंग वाटर होता है वो क्योर करता है स्किन डिजीज को। ऐसा क्यों? उसके अंदर क्या ऐसा मौजूद होता है जिसकी वजह से वो स्किन डिजीज को क्योर करने की कैपेबिलिटी होती है हॉट स्प्रिंग वाटर के अंदर? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है कॉपर एज कॉपर सल्फेट, प्योर सल्फर, आयरन एज आयरन फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइड एंड एल्कली सल्फाइड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसके अंदर होता है हाइड्रोजन सल्फाइड एंड एल्कली सल्फाइड। एक्सप्लेनेशन हम इसकी देख लेते हैं। जो हॉट स्प्रिंग वाटर होता है वो एबल होता है पेनिट्रेट करने के स्किन के अंदर और म्यूकोसा के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है वो सेल के ऊपर एक्ट करता है। दोनों ही, वो स्किन का सेल है उसके ऊपर भी और इंटरनल ऑर्गन तक जो है इसकी कैपेबल होता है एक्ट करने के। इस वजह से क्या होता है, जो सल्फ्यूरिक मिनरल वाटर होता है वो और हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, इनके अंदर पोटेंशियल होता है ट्रीट करने का डिसऑर्डर। इन जो जैसे कि डिसऑर्डर भी हम देख लेते हैं, क्या क्या ये ट्रीट कर सकते हैं। डिसऑर्डर इन इंटरनल ऑर्गन जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, आइकीमिया एंड कंडीशंस अफेक्टिंग द किडनी और नर्वस सिस्टम, इन सब को जो है क्योर करने की कैपेबिलिटी होती है हॉट स्प्रिंग वाटर के अंदर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एड कार्बन डाइऑक्साइड टू द एटमोस्फेयर। बताइए इनमें से कौन जो है कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करता है एटमोस्फेयर के अंदर। ऑप्शन है फॉसिल फ्यूल, कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, वोल्केनिक एक्टिविटी और ऑल ऑफ द अबव। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके लिए। आपको पता है फॉसिल फ्यूल से भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमोस्फेयर में आता है, और जो कंबस्टन होती है ऑर्गेनिक मैटर की वो भी ऐड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। वोल्केनिक एक्टिविटी से भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में ऐड होता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन हम इसकी देखते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एटमॉस्फेयर में ऐड किया जा सकता है वेरियस नेचुरल और मैनमेड एक्टिविटीज से। इसका एग्जांपल है जैसे कि वोल्केनिक एक्टिविटी, कंबस्टन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, बर्निंग ऑफ वुड, फॉसिल फ्यूल्स, प्रोसेसिंग ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, वेस्ट मटेरियल, रैपिड डिफोरेस्टेशन, ये सभी जो है ऐड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर। तो डी इसका सही आंसर होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है द टाइप ऑफ सक्सेशन वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म एवर एग्जिस्ट।
उस सक्सेशन का नाम आपको बताना है जहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो आप इजीली इसका आंसर कर पाएंगे। ऑप्शन है प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, डिपेंड ऑन द इकोसिस्टम और नन ऑफ द अबव। देखो यहाँ कहा है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राइमरी। प्राइमरी सक्सेशन में ऐसा होता है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वो आप नाम से भी समझ जाएंगे, सेकेंडरी तो ये हो नहीं सकता और ऐसा होता नहीं है कि इकोसिस्टम पे डिपेंड करे, प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेशन होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन एक ऐसा सक्सेशन होता है जहां पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता। इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल भी आपको पता होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल है बेयर रॉक और न्यूली कोल्ड लावा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है एनिमल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट हैव लार्ज बॉडी साइज, स्मॉल टेल एंड ईयर। ये प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उनमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए ऐसा कहाँ होता है। ऐसा वहां होता है जहाँ पे कोल्ड रीजन होता है, जहाँ पे ठंड ज्यादा होती है। लार्ज बॉडी होती है, स्मॉल टेल होते हैं और ईयर भी स्मॉल होते हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि वो अपनी हीट जो है वो मेंटेन कर सके, बॉडी हीट को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे ऐसा होता है। ओके, तो ये कोल्ड रीजन में ऐसा होता है। कोल्ड रीजन कहाँ होती है, तो वो होती है टूंड्रा इकोसिस्टम में। और फॉरेस्ट ग्रासलैंड नहीं होता है। इसका सही आंसर होगा टूंड्रा इकोसिस्टम। एक्सप्लेनेशन हम लोग इसकी देख लेते हैं। एनिमल इन द इकोसिस्टम हैव लॉन्ग लाइफ, थिक क्यूटाइल एंड एपिडर्मल हेयर इनके होते हैं ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके अपनी बॉडी को फ्रॉम एस्केपिंग द हीट लॉस। हीट लॉस ना हो, हीट जो है वो मेंटेन रहे बॉडी का, ताकि वो अच्छे से सर्वाइव कर पाए। ओके, फ्रॉम द बॉडी सर्फेस। Now move to the next question. Next में पूछा गया है which of the following are the adaptations of plant in desert ecosystem। ये यूपीएससी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसमें पूछा गया है कि प्लांट जो है क्या क्या एडेप्टेशन करते हैं डेजर्ट इकोसिस्टम में। जो प्लांट्स होते हैं, आपको पता है डेजर्ट सिस्टम में क्या होता है, पानी की कमी होती है। तो वहां पे उन्हें क्या क्या एडेप्टेशन करनी पड़ेंगी। फर्स्ट है डीप रूट। जी बिल्कुल, जो प्लांट्स होते हैं वो पानी की तलाश में जो है उनकी रूट बिल्कुल नीचे तक चली जाती है, डीप रूट होते हैं उनकी, बिल्कुल सही है। वैक्स कोटिंग होती है लीव्स की, ये भी सही है। जो वहां पे लीव्स होते हैं उनकी वैक्स कोटिंग होती है ताकि जो है वो अपना वाटर को लूज ना करे, एवोपरेशन ना हो लीव से। तो इसकी वैक्स कोटिंग भी होती है लीव्स की। स्पेसिफिक फोटोसिंथेटिक पाथवे भी वो फॉलो करते हैं। वैसे भी अगर थर्ड आपको नहीं भी पता होगा, फर्स्ट टू पता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव ही इसका आंसर होगा। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। इसके बारे में हम देख लेते हैं। जो डेजर्ट होते हैं, डेजर्ट में प्लांट जो है वो क्या करते हैं, अपने वाटर को कंजर्व करते हैं। उसके लिए वो बहुत सारे मेथड जो हैं अपनाते हैं, जैसे कि डीप रूट सिस्टम, वैक्स कोटिंग ऑन लीव्स, स्पेसिफिक फोटोसिंथेटिक पाथवे, एब्सेंस ऑफ लीव्स और फ्लैटनिंग स्टेम एटसेट्रा। ये सब मेथड वो अपनाते हैं ताकि वो अपने वाटर को मेंटेन कर सके अपने अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दी गई है, जो फंडामेंटल ड्यूटी होती हैं वर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। की जो फंडामेंटल ड्यूटी है उनको इनकॉर्पोरेट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी आपकी गलत। ये जब है किया गया था 1976 में, इंदिरा गांधी की सरकार थी और स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये जो है फंडामेंटल ड्यूटी इनकॉर्पोरेट की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि किसकी रिकमेंडेशन पे ये की गई थी, तो स्वर्ण सिंह कमेटी, ये भी आपको याद रखनी है। स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे, और किसकी सरकार में उस टाइम पे थी, इंदिरा गांधी की सरकार 1976 में। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई आपकी गलत। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। ये मैंने आपको कल भी कराए थे कि क्या क्या हमने कहाँ से बोरो किया है, ये आपको पता होना चाहिए, ये पूछा जा सकता है। तो बताइए क्या ये स्टेटमेंट सही है, फंडामेंटल ड्यूटी हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से बोरो की है। नहीं, ये जो है बोरो की गई है यूएसएसआर से, जो प्रेजेंट डे में क्या है, रशिया है। ये रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है बोरो किया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगी। थर्ड में आपसे पूछा गया है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज were incorporated into the constitution by the 42nd constitutional amendment act।
जो 42nd जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत डाली गई थी, तो वो कितनी थी? क्या वो 11 थी? 11 फंडामेंटल ड्यूटी इनकॉर्पोरेट की गई थी? नहीं, ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगी। ये इसके तहत जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो है 10 फंडामेंटल ड्यूटी डाली गई थी, एक जो है बाद में डाली गई थी। तो आप मुझे बताएंगे 11th जो है वो कब ऐड की गई थी? 10 जो है वो ऐड की गई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। अब आप मुझे बताएंगे जो 11th है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो है डाली गई थी? तो हम देख लेते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन भी एक बार देख लेते हैं। जो फंडामेंटल ड्यूटी है उनको इनकॉर्पोरेट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है फंडामेंटल ड्यूटी को जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से इंस्पायर होके हमने लिया है? तो वो यूएसएसआर से, आयरलैंड से नहीं, यूएसएसआर से। तो सेकंड की करेक्शन ये हो गई। और थर्ड में क्या है कि जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है उससे हमने ऐड किया था फंडामेंटल ड्यूटी को पार्ट 4 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 51 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें क्या ऐड किया था? 10 फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया था। और 2002 में जो है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था। तो आप वो वाली फंडामेंटल ड्यूटी बताएंगे 11th, जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से डाली गई थी, वो वाली आप मुझे ड्यूटी बताएंगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उसका प्रीवियस का आंसर हम देख लेते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया था विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर इनकोरेक्ट, यहाँ पे इनकोरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछी गई थी। तो तीनों ही गलत स्टेटमेंट है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1, 2 एंड 3 ऑल आर इनकोरेक्ट। ये भी आपको ध्यान से देखना है कि कोरेक्ट पूछा गया है या इनकोरेक्ट पूछा गया है। डी इसका सही आंसर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास द गवर्नमेंट इज क्लासिफाइड एज यूनिटरी एंड फेडरल on the basis of the nature of relation between the national and the regional government। इसने बोला है कि गवर्नमेंट को जो है हम कैसे यूनिटरी और फेडरल क्लासिफाई कर सकते हैं, किस बेसिस पे कि उनका नेचर क्या है, नेशनल और रीजनल गवर्नमेंट का वहां की। ओके, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फेडरल कौन सी होती है? फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट वो होती है जहां पे दोनों के पास ऑलमोस्ट इक्वल पावर होती है, सेंटर के पास भी और स्टेट के पास भी। इसका बेस्ट एग्जांपल है यूएस। यूएस जो है एक फेडरल कंट्री है, एक प्योरली फेडरल कंट्री है, जहां सेंटर के पास भी अच्छी पावर है और स्टेट के पास भी। दोनों की अलग सिटीजनशिप भी होती है। यूएस में जो है दो सिटीजनशिप होती है, सेंटर की सिटीजनशिप होती है, स्टेट की सिटीजनशिप होती है। दोनों की अपना इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, सेंटर की अलग होती है, स्टेट की अलग होती है। तो ये जो है प्योर एग्जाम्पल है फेडरल कंट्री का। यूनिटरी में क्या होता है? यूनिटरी में जो है सेंटर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, सेंटर के पास ज्यादा पावर होती है एज कम्पेयर टू द स्टेट। स्टेट को बहुत ही कम पावर दी गई होती है, वो भी सेंटर अपनी चॉइस से देता है, तो उसे जो है यूनिटरी गवर्नमेंट बोला जाता है। अब आप मुझे बताइए इंडिया क्या है? इंडिया यूनिटरी है या फेडरल है? इंडिया को बोला जाता है इंडिया इज अ फेडरल कंट्री विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ इंडिया एक फेडरल कंट्री है। यहाँ भी स्टेट को अच्छी खासी पावर दी गई है, सेंटर को भी पावर दी गई है, बट कुछ जगह पे जो है सेंटर के फेवर में ज्यादा पावर रहती है। तो इंडिया जो है एक यूनिटरी कंट्री है विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या बोला गया है? द गवर्नमेंट कैन क्लासिफाइड इनटू पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिलेशन बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। कि गवर्नमेंट को क्लासिफाई किया जा सकता है कि वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। किस बेसिस पे? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बेसिस पे। जी बिल्कुल, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। उसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कब कहा जाएगा? जब दोनों में सेपरेशन ऑफ पावर होगा। लेजिस्लेचर अलग से काम करेगी, एग्जीक्यूटिव जो है अलग से काम करेगी, दोनों में क्या होगा? सेपरेशन ऑफ पावर होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बेस्ट एग्जांपल है यूएस, मींस अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एग्जांपल है। अब हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है वो इंटरडिपेंडेंट होती हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं।
जैसे इसका एग्जाम्पल हम बोलेंगे इंडिया। इंडिया जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है। यहाँ पे लेजिस्लेचर को जो है चुना जाता है लोगों के द्वारा, फिर लेजिस्लेचर के अंदर से ही एग्जीक्यूटिव को चुना जाता है। तो इसका सही एग्जाम्पल जो है इंडिया भी एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया में किस तरह की सरकार है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये दोनों है, पार्लियामेंट प्लस प्रेसिडेंशियल और नन। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल सही है। अब हम थर्ड स्टेटमेंट पे चलते हैं। थर्ड में पूछा गया है इन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नो रीजनल गवर्नमेंट शुड एग्जिस्ट। कि जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अभी मैंने बताया था यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, जहाँ पे सेंटर स्ट्रॉन्ग होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि रीजनल गवर्नमेंट ही ना हो। ये स्टेटमेंट जो है आपकी गलत हो जाएगी। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी रीजनल गवर्नमेंट हो सकती है। तो आपका थर्ड स्टेटमेंट गलत है। और यहाँ पे आपसे पूछा गया है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर नॉट अनट्रू। नॉट अनट्रू क्या हो गया, मतलब सही आपसे पूछी गई है। कौन सी स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट टू सही है, तो 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर 1 एंड 2 हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। उससे पहले हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो हमने थर्ड पॉइंट की बात की थी कि जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें सारी पावर जो है किसके पास होती है, नेशनल गवर्नमेंट के पास होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रीजनल गवर्नमेंट फॉर्म ना कर सके। सेंटर जो है वो रीजनल गवर्नमेंट फॉर्म कर सकता है, और जो रीजनल गवर्नमेंट होती है वो अपनी पावर और अपनी अथॉरिटी ड्राइव करेगी नेशनल गवर्नमेंट से, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है हु कॉन्स्टिट्यूटेड रिफाई आर्म सोसाइटी इन हरियाणा। आप बताइए रिफाई आर्म सोसाइटी हरियाणा में किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की गई। ऑप्शन है सेठ छज्जू राम, छोटू राम, पंडित दीनदयालु जी और लाला लाजपत राय। इसका सही आंसर है ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी हरियाणा के अंदर पंडित दीनदयालु जी के द्वारा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। रिफाई आर्म की यहाँ बात की गई थी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है फर्स्ट सनातन धर्म सभा वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन। बताइए पहली सनातन धर्म सभा का गठन जो है वो कहाँ किया गया था। ऑप्शंस आर झज्जर, हिसार, भिवानी, अंबाला। इसका सही आंसर क्या होगा, कहाँ पे इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, इसे किया गया था झज्जर के अंदर। और कब किया गया था, ईयर भी आपको पता होना चाहिए। ये किया गया था 1952 में। 1952 में झज्जर में किया गया था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है वो किसने किया था। ऑप्शंस आर राव तुलाराम, नाहर सिंह, गफूर अली, अकबर अली। ये आपको पता होगा, इसका सही आंसर है नाहर सिंह। नाहर सिंह के नाम से बल्लभगढ़ में एक फोर्ट भी है, नाहर सिंह फोर्ट। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, मेजर डेस्टिनेशंस में कराया है आपको नाहर सिंह फोर्ट के बारे में। ये जो है फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है, प्रेजेंट डे में फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है बल्लभगढ़ आता है। और यहाँ पे नाहर सिंह फोर्ट जो है वो काफी फेमस है। और नाहर सिंह जो है इन्होंने बल्लभगढ़ से 1857 के रिवोल्ट में पार्ट लिया था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इन गांधीयन सोशलिज्म। गांधीयन सोशलिज्म के बारे में आपसे पूछा गया है कि जो गांधीवाद समाजवाद है उसमें क्या होता है। इसमें स्टेट रिक्वायर्ड होती है, स्टेट नॉट रिक्वायर्ड है, या फिर स्टेट समटाइम रिक्वायर्ड और समटाइम नॉट रिक्वायर्ड, और स्टेट इज नाइदर रिक्वायर्ड और नॉर नॉट रिक्वायर्ड। मीन्स जो राष्ट्र है उसकी आवश्यकता नहीं होती है और होनी भी नहीं चाहिए। तो क्या है गांधीयन सोशलिज्म। गांधीयन सोशलिज्म क्या होता है, इनमें से गांधीयन सोशलिज्म होता है जहाँ पे स्टेट की जरूरत नहीं होती है, राष्ट्र की आवश्यकता नहीं होती है। बी इसका सही आंसर है। अभी हम गांधीयन सोशलिज्म के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। गांधी जी का मानना था जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर है वो फेडरेशन में होना चाहिए। फेडरेशन होना चाहिए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर का। और वो जो है किसके फेवर में थे, वो ट्रेडिशनल अप्रोच के फेवर में थे। और वो रिलेक्टेंट थे किससे, मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी से और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से। वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के फेवर में बिल्कुल भी नहीं थे, और ना ही वो टेक्नोलॉजी की ज्यादा फेवर में थे। उनका मानना था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे हमें एम्फोसाइज करना चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे और सेल्फ रिलायंस पे। ये की फीचर है गांधीयन सोशलिज्म के। ओके, केवीआईसी इसका बेस्ट एग्जांपल है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री जो होती हैं वो इसका एग्जांपल है। उनका मानना था कि हर एक गांव में जो है
स्मॉल स्मॉल कॉटेज हाउसेस होने चाहिए, हर एक गांव वाले के पास अपना करने के लिए कार्य होना चाहिए। ये नहीं है कि वो सिटी में जाए, अर्बनाइजेशन हो या फिर मॉडर्नाइजेशन हो, टेक्नोलॉजी का लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हो। उनका मानना था कि छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्रीज हो और थोड़ी थोड़ी दूरी पे हो। वो इस चीज के फेवर में थी और इसे बोला जाता है गांधीयन सोशलिज्म। मेन पॉइंट है इसका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ रिलायंस, इसके फेवर में जो थे गांधी जी थे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करेंगे। इसका सही आंसर तो क्या हो जाएगा? बी, स्टेट इज नॉट रिक्वायर्ड। स्टेट की जरूरत नहीं है, सब अपने आप ही सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सेल्फ रिलायंस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा अग्रसेन एस्टेब्लिश्ड विच सिटी नियर हिसार फॉर ट्रेडर। बताइए महाराज अग्रसेन ने कौन सी सिटी जो है एस्टेब्लिश की थी हिसार के पास में ट्रेडर्स के लिए? ऑप्शंस है इसके, अग्रोहा, कैथल, सिरसा, पिंजौर। देखो बड़े इजी ऑप्शन है, पिंजौर नहीं होगा, पिंजौर नॉर्थ हरियाणा की साइड में है, पंचकूला की तरफ है। सिरसा भी नहीं होगा, कैथल भी जो है हिसार के पास में नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है अग्रोहा। अग्रोहा सिटी जो है, वैसे तो ये बहुत ही फेमस है, महाराजा अग्रसेन ने कौन सी सिटी जो है बनाई थी, तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा, ये है अग्रोहा। अभी हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। एक्सप्लेनेशन इसकी क्या है? इसकी एक्सप्लेनेशन है, अग्रसेन जो है ये एक वैसे किंग थे जो आंसर डायनेस्टी से बिलोंग करते थे और इन्होंने अडॉप्ट किया था वनिका धर्म को अपने लोगों के बेनिफिट के लिए। और लिटरली अगर बात करें, जो अग्रवाल होता है, अग्रवाल का मतलब क्या होता है? चिल्ड्रन ऑफ अग्रसेन। अग्रसेन के बच्चे होते हैं, जो जो भी अग्रवाल हैं वो अपने आप को अग्रसेन की जो है वंशज मानते हैं, अपने आप को अग्रसेन के बच्चे मानते हैं। और द पीपल ऑफ अग्रोहा, और अग्रोहा के बच्चे हैं वो। सिटी, ये अग्रोहा जो है वो कहाँ है? ये एक सिटी है जो एंशियंट कुरु पंचाल एरिया में आती है, जो प्रेजेंट डे हिसार है उसके पास में पड़ता है, जिस जगह का नाम है अग्रोहा। अग्रोहा। इसकी फाउंडेशन किसने रखी थी? इसकी फाउंडेशन रखी गई थी अग्रसेन के द्वारा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ पृथ्वीराज सेकंड शो द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। हाँ जी बताइए, निम्नलिखित में से किस स्थान के प्राप्त पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख सामरिक महत्व को दर्शाता है? हाँ जी, किस जगह पे मिला है वो लेख? उनका ऑप्शन है हांसी, सिरसा, लडनुन और बिजोलिया। इसका सही आंसर है, ये लेख है हांसी के अंदर। हांसी इसका सही आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है, व्हेन महात्मा गांधी वाज अरेस्टेड हु अमंग द फॉलोइंग टुक द लीडरशिप ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह। जब सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था तो महात्मा गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था, तो महात्मा गांधी जी ने वो अपनी लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको सौंपी थी? ऑप्शंस आर विनोबा भावे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्बास तैयब जी और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। इसका सही आंसर है अब्बास तैयब जी। बाद में इनको भी अरेस्ट कर लिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। सी इसका सही आंसर है। ये देखिए, महात्मा गांधी जी ने अपॉइंट किया था तैयब जी को। उस टाइम पे उनकी एज थी 76 ईयर। इन्होंने रिप्लेस किया था सॉल्ट सत्याग्रह लीडरशिप को, जो कब हुआ था? ये हुआ था मई 1930 में। मई 1930 में गांधी जी के अरेस्ट के बाद जो है लीडरशिप संभाली थी तैयब जी ने। बाद में इनको भी जो है अरेस्ट कर लिया गया था और जेल में भेज दिया गया था ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, एंशियंट प्लेस मिथाथल। मिथाथल जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? वो हरियाणा की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है? ऑप्शंस आर रोहतक, सिरसा, भिवानी, बहादुरगढ़। इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? मैंने आपको पहले भी बोला था, जो ये हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसकी जो फेमस एरिया जो है हरियाणा में आते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है, ये आता है भिवानी के अंदर। सी इसका सही आंसर होगा। जो भी हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड सिटीज हैं जो हरियाणा में आती हैं, वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और उनसे रिलेटेड यही क्वेश्चन सबसे मेन बन सकता है कि वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आती हैं, प्रेजेंट डे में वो कहाँ पे सिचुएटेड हैं। मैच द फॉलोइंग में भी वो सिटीज आपसे पूछी जा सकती हैं, तो आपको पता होना चाहिए मिथाथल ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट रही है। तो ये कहाँ आती है? ये भिवानी में आती है। इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मिथाथल एक गांव है भिवानी के अंदर, ये आता है हरियाणा के अंदर, और ये एक साइट रही है हड़प्पन सिविलाइजेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनको किसके साथ इक्वेट किया जाता है? ऑप्शंस आर मेजिनी,
कैवियोर, गैरिबाल्डी और बिस्मार्क इसका सही आंसर है। इनको जो है इक्वेट किया जाता है बिस्मार्क के साथ। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो माना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है यूनाइट किया था इंडिया को, यूनाइटेड इंडिया, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत सारी प्रिंसली स्टेट थी, उनमें से बहुत सारी प्रिंसली स्टेट जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, इंडिपेंडेंट स्टेटस वो चाहती थी, वो इंडिया के साथ मिलना नहीं चाहती थी। तो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। इन सभी प्रिंसली स्टेट को वो इंडिया के साथ उन्होंने ज्वाइन कराने में जो है काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। तो इन्हें माना जाता है कि उन्होंने जो है यूनाइट किया था इंडिया को। इसीलिए जो है इनके नाम पे स्टैचू भी बना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी ये कहाँ पे है? ये गुजरात के अंदर है। गुजरात में आप मुझे पर्टिकुलर रीजन बताएंगे, पर्टिकुलर एरिया बताएंगे जहाँ पे ये स्टैचू बना है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अब हम बात करते हैं इनको किसके साथ इक्वेट किया जाता है? इनको बिस्मार्क के साथ जो है रिलेट किया जाता है। डी इसका सही आंसर है। जो बिस्मार्क थे उन्होंने जर्मनी को यूनाइट कराया था, जर्मनी जर्मनी को यूनाइट कराया था बिस्मार्क ने, इसलिए इनको बिस्मार्क के साथ कंपेयर किया जाता है। बिस्मार्क ने ये सेम थिंग की थी 1860 में, मीन्स जर्मनी को यूनाइट करने का कार्य किया था बिस्मार्क ने 1860 में। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है विच साइट इन मुंबई हैज बीन रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। बताइए मुंबई में किस स्थल को हाल ही में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शंस आर एलिफेंटा, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एंसेम्बल्स और कोणार्क। देखो कोणार्क तो मुंबई में है ही नहीं, ये तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। और जो एलिफेंटा है, यस ये यूनेस्को साइट का पार्ट है, बट ये पहले से था, अभी लेटेस्ट आपसे पूछा गया है रिसेंटली किसको डिक्लेयर किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बट ये भी पहले से है। जो प्रेजेंट में डिक्लेयर किया गया है वो किया गया है विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एंसेम्बल को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सी इज द राइट आंसर। अभी प्रेजेंट डे में जो है मुंबई में कितनी यूनेस्को साइट है ये भी पूछा जा सकता है। तो प्रेजेंट डे में मुंबई के अंदर 3 साइट है। अभी हमने देखी है एलिफेंटा केव्स है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और अभी हमने देखी जो रिसेंटली ऐड हुई है विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एंसेम्बल्स। तो मुंबई में 3 साइट ऐसी हो गई हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को में आती हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है Which country will host the FIFA World Cup 2022? बताइए फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शंस आर अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और कतर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन के आने के चांस बहुत ज्यादा हैं। तो बताइए होस्ट किसने किया है फीफा वर्ल्ड कप 2022 को? इसको किया गया है कतर के द्वारा। ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि फर्स्ट अरब कंट्री है जो होस्ट कर रही है फीफा वर्ल्ड कप को, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। कतर जो है फर्स्ट अरब कंट्री बनेगी जो होस्ट करेगी वर्ल्ड कप को। और ये जो है फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि वर्ल्ड कप जो है वो मिडल ईस्ट रीजन में होगा, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कौन होस्ट करेगा? कतर, कतर इसे होस्ट करेगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है विच कंट्री हैज रिसेंटली रिप्लेस्ड इंडियाज टैग एज वर्ल्ड लार्जेस्ट पुअर पॉपुलेशन। किस देश ने हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी गरीब आबादी पर भारत के टैग को बदल दिया है? पहले माना जाता था कि दुनिया की सबसे बड़ी गरीब आबादी जो है वो इंडिया के अंदर है, अभी किसी कंट्री ने इसे रिप्लेस किया है। तो पूछा गया है कि वो कौन सी कंट्री है? ऑप्शंस आर कोंगो, नाइजीरिया, बुरुंडी और साउथ कोरिया। देखो साउथ कोरिया तो हो ही नहीं सकता, साउथ कोरिया तो एक डेवलप्ड कंट्री है। तो इन तीनों में से कोई आंसर होगा। इसका सही आंसर है नाइजीरिया, नाइजीरिया ने रिप्लेस किया है इंडिया को। तो बी इज द राइट आंसर, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नाइजीरिया हैज already overtaken India as the country with the largest number of extreme poor. Now move to the next question. Next में पूछा गया है what is the rank of India in the ease of doing business 2020? बताइए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? ये जो कुछ इंडेक्सेस होते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनमें इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं
कि ये इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया गया, और इंडिया की रैंक भी इंपॉर्टेंट रहती है कि इंडिया की उसमें रैंक क्या रही है। तो बताइए, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। यहाँ इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज रिलीज बाय ऑप्शन वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन टू IMF, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एंड ऑप्शन 3 आप ले लीजिए विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिलीज किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और ये मैच द फॉलोइंग काइंड में भी पूछे जा सकते हैं इंडेक्स हिसाब से। तो आपको ये भी देखना है कि कौन इन्हें रिलीज करता है और इसमें इंडिया की रैंक इंपॉर्टेंट रहती है। तो बताइए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में इंडिया की रैंक क्या है। ऑप्शंस आर 58, 84, 77 और 63। इसका सही आंसर है, इंडिया की रैंक जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आई है 63। इंडिया ने जंप किया है 14 पोजीशन। 14 पोजीशन जंप करने के बाद इंडिया की रैंक आई है 63, और कितनी कंट्री में से, 190 कंट्रीज में से। और वर्ल्ड बैंक जो है रिलीज करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। आपसे पूछा गया है खिलजी डायनेस्टी के संस्थापक जो है वो कौन थे। ऑप्शंस आर जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा। यहाँ बच्चे पजल हो जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जो है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का नाम मोस्टली सभी ने बहुत ज्यादा सुना होता है, क्योंकि ये सबसे फेमस खिलजी रूलर थे, मोस्ट फेमस खिलजी रूलर थे अलाउद्दीन खिलजी। और मेनली ये अपने मार्केट रिफॉर्म्स के लिए जाने जाते हैं, मार्केट रिफॉर्म्स। बट ये फाउंडर नहीं थे खिलजी डायनेस्टी के। फाउंडर जो थे वो थे जलालुद्दीन खिलजी। ए इसका सही आंसर होगा, जलालुद्दीन खिलजी इज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग किंग हैज द टाइटल ऑफ गजबेटकर। गजबेटकर का टाइटल जो है वो कौन से किंग को दिया गया था, वो मेंशन है उनकी इंस्क्रिप्शन पे। और गजबेटकर क्या होता है, गजबेटकर का मतलब होता है द एलिफेंट हंटर। तो बताइए, हु अमंग द फॉलोइंग किंग हैज द टाइटल गजबेटकर इन हिज इंस्क्रिप्शंस। ऑप्शंस आर देवराय सेकंड, देवराय फर्स्ट, हरिहर फर्स्ट और बुक्का फर्स्ट। इसकी सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है, ये टाइटल था देवराय सेकंड को दिया गया। देवराय सेकंड इज द राइट आंसर। Devrai II has the title of Gajbetkar in his inscription is the right answer। आज के लिए इतना ही। I hope you like the video. Thank you very much. Bye bye and take care.